कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हम आर्टिकल 29 पढ़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 यहाँ पे माइनॉरिटी वर्ड यूज़ करता है और आर्टिकल 30 जो है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है। तो यहाँ पे बात की गई ऑल माइनॉरिटीज़, तो ऑल माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी है? 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 30 में कौन कौन सी है? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पे इन माइनॉरिटीज़ को यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं और एडमिनिस्टर कर सकती हैं। उसके बाद आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था क्योंकि सेम अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में आता है उसको यहाँ पे रिपील कर दिया गया था। तो यहाँ पे अब राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं था। तो क्या कहता है 1A कहता है लॉ एट द रेट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अमाउंट वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट। ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इसका रीज़न ये था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा था। तो यहाँ पे अगर स्टेट अगर कंपल्सरी एक्वायर करती है प्रॉपर्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करती है तो जो कंपनसेशन फिक्स की जाएगी स्टेट की, इट मस्ट नॉट डैमेज और वीकन द माइनॉरिटीज राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर दैट इंस्टीट्यूशन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो ये 1A जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर वो कंपनसेशन कम देती है, अनफेयर कंपनसेशन देती है, तो ऐसा वो नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट गिव वेरी लो और अनफेयर कंपनसेशन, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस अमेंडमेंट का अगर देखें जो इंट्रोड्यूस किया गया 1A क्लॉज, तो ये कहता है स्टेट जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अनफेयर कंपनसेशन देकर इनडायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है लेकिन ऐसा कंपनसेशन नहीं दे सकती जो अनफेयर हो, जो इनडायरेक्टली उनके जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का करेक्टर है उसको, उसके जो राइट हैं, करेक्टर हैं, उनको डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद यहाँ पे 30 क्लॉज 2 बात करता है इक्वल एड टू ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटीज। तो इक्वल एड दी जाएगी स्टेट के द्वारा सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, इवन माइनॉरिटीज को भी। तो ये जो ऐड दी जाएगी, तो ये ऐड जो है इसमें कहा जाता है कि विल नॉट अल्टर नेचर एंड करेक्टर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये ऐड अगर दी जाएगी तो ये कभी भी जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनका करेक्टर जो है उसको चेंज नहीं करेगी। तो ऑल माइनॉरिटीज़ जो हम पढ़ चुके हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यहाँ पे यूज़ की गई है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं यहाँ पे अंडर आर्टिकल 30? 3 टाइप्स के। फर्स्ट जो है रिकोगनिशन एंड एड फ्रॉम स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के द्वारा रिकोगनाइज्ड है और ऐड भी यहाँ पे स्टेट से लेते हैं। उसके बाद ओनली रिकोगनिशन फ्रॉम द स्टेट। दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ और सिर्फ रिकोगनिशन स्टेट से लेते हैं, स्टेट के द्वारा रिकोगनाइज्ड है लेकिन ऐड यहाँ पे स्टेट के द्वारा ऐड नहीं दी जाती है। तीसरा यहाँ पे रिकोगनिशन भी नहीं है और ऐड भी नहीं है स्टेट के द्वारा। तो ये 3 टाइप्स के हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज़ के। फर्स्ट 2 हमने जो पढ़े, रिकोगनिशन एंड ऐड फ्रॉम द स्टेट, और दूसरा ओनली रिकोगनिशन एंड नॉट ऐड फ्रॉम द स्टेट। इनमें जो है जो स्टेट की रेगुलेटरी पावर्स हैं वो अप्लाई होती हैं, और कौन कौन से डायमेंशंस पे यहाँ पे सिलेबस को लेकर, स्टाफ को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेकर यहाँ पे वो रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड टाइप्स की जहाँ पे रिकोगनिशन भी स्टेट के द्वारा नहीं दी जाती और ऐड भी स्टेट के द्वारा नहीं दी जाती, उसमें सिर्फ लॉज जो है वो जनरल लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, टैक्स लॉज एंड सो ऑन।